गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th का विषय रसायन अध्याय 3 विद्युत रसायन पढ़ेंगे। तो अभी तक हम प्राथमिक सेल पढ़ चुके थे और उसके लिए अपन शुष्क सेल का एक उदाहरण भी दे चुके थे। अब अपन आ गए थे द्वितीयक सेल पे। तो थोड़ा द्वितीयक सेल की बात दोबारा से करते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में थोड़ा अधूरा रह गया था। तो द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, क्या कहलाते हैं, इसके लिए अपन को एग्जाम्पल लिखना है। लेड संचायक सेल क्या है, या फिर कभी कभी ऐसा आता है कि लेड संचायक सेल में आवेशित हो और अनावेशित होने वाली अभिक्रियाओं को दीजिए। तो आपके लिए क्वेश्चन ज़रा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना सुनना कि इस प्रकार की सेलों को, यानी द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, कि इस प्रकार की सेलों को डिस्चार्ज होने के पश्चात दोबारा से पुनः आवेशित यानी कि चार्ज किया जा सकता है। ऐसे सेल द्वितीयक सेल कहलाते हैं। मतलब वे सेल जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में पूर्ण होती हैं द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जिस प्रकार आप अपने घर पे एग्जाम्पल ले सकते हो, इन्वर्टर जो बैटरी होती है ना, वो आपने देखा डिस्चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज हो जाती है। मतलब वो भी एक तरह का सेल है। जो सेल है वो आपका 12 वोल्ट का सेल है जो आपके घर पे है। तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उस 12 वोल्ट की बैटरी में 6 डंडे टाइप के बीच में लगे रहते हैं। मतलब एक जो डंडा टाइप का होता है ना, एक 2 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो 6 डंडे टाइप के होंगे, उसमें दोनों तरफ 2 डंडे लगे रहते हैं। उसको एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड, जिनमें आपका तार लगे रहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि द्वितीयक सेल अब किसे कहते हैं, तो ये लेड बैटरी है। तो ठीक है ना, लेड बैटरी का कोई संचायक सेल को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम एक सेल आपस में बनाते हैं। इनका जो एक सिरा होता है दूसरे सिरे से आपस में जुड़ा रहता है। इस प्रकार बैटरी में एकांतर रूप से व्यवस्थित लेड प्लेटों का समूह होते हैं। उसमें लेड प्लेट के समूह होते हैं, कटे कटे टाइप के आपको दिखेंगे। एक समूह एनोड का तथा दूसरा समूह जो होता है ना कैथोड का आपस में कार्य करता है, जिसमें 3 सेल से अपन 6 वोल्ट की तथा 6 सेलों से 12 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी अपन प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रत्येक सेल में इसका जो एनोड होता है ना, लेड का बना एक ग्रेड होता है। प्रत्येक जितने भी सेलों में जो लेड होता है ना एनोड, वो लेड का बना हुआ ग्रेड होता है। जो कैथोड भी होता है ना, वो रेड लेड का होता है। क्या होता है? रेड लेड का। मतलब अंतर दोनों में है, एक तो लेड है और एक रेड लेड है। तो रेड लेड होता है उसके लिए PbO2 बोलते हैं, जो लेड होता है उसको केवल Pb बोलते हैं। इनमें स्पंजी लेड भरा रहता है, मुलायम वाला लेड इसके अंदर भरा रहता है। तो कैथोड भी रेड लेड का बना होता है, तो जिसमें तनु H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया जाता है, जो 38% तनु होता है। इस अम्ल का जो घनत्व होता है वो 1.30 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स होता है। अब हमारा एक लेड संचायक सेल बन जाता है। तो इस सेल में होने वाली अपक्रियाएं निम्न प्रकार से होती हैं। सबसे पहले एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो जो लेड होता है ना, तो लेड पर जो सल्फेट के जो आयन होते हैं, तो लेड इलेक्ट्रॉनों को क्या करके लेड सल्फेट बना लेता है। तो जब लेड सल्फेट बन गया तो फिर एक कैथोड पर, किस पर? कैथोड पर। अब ये कैथोड पर जो लेड होता है, रेड लेड हाइड्रोजन के आयन जो H2SO4 में हाइड्रोजन के आयन उत्पन्न होते हैं और सल्फेट के आयन होते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। तो जब ग्रहण कर लिया तो क्या बन जाता है? लेड सल्फेट और H2O बन जाता है। अब हम देखते हैं कि एनोड पर तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, वो कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित कर लिए और जल बन गया। अब जल बनने के कारण जो तनु जो अम्ल जो था अपने पास में 38% तो पहले से तनु था, लेकिन इस अम्ल की जो सांद्रता है और घट गई, मतलब और पतला हो गया। पतला हो गया तो विद्युत धारा देने में एक असमर्थ हो जाएगा। पहले तो अपन संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख देंगे, तो हम देख रहे हैं कि अपन के लिए अभिक्रिया में क्या बन रहा है? जल। जब जल बन रहा है तो अब ये सेल अपन के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाता है। तो अब अपन को क्या करना पड़ता है? इसको पुनः आवेशित करना होता है। तो जब ऊपरी एनोड से स्पष्ट होता है कि सेल के कार्य करने में, अर्थात उससे विद्युत धारा जब ली जा रही हो, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है?
लेड सल्फेट जमा होने लगता है। और PbSO4 जो है ना वो H2O बनने के कारण जो H2SO4 की जो सांद्रता है वो घट जाती है और H2SO4 का जो घनत्व बचता है वो 1.2 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स बचता है। तो तब बैटरी हमें विद्युत धारा, पर्याप्त विद्युत धारा नहीं दे पाती, तो हमें फिर इसको चार्ज करना पड़ता। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयुक्त वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब उपयुक्त वोल्टेज की विद्युत धारा हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रोड है ना, इनके इलेक्ट्रोडों की दिशाएं बदल जाती हैं। मतलब जो एनोड है वो कैथोड की तरह तथा जो कैथोड है वह एनोड की तरह कार्य करने लगता है। तो एनोड किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। तो कैथोड पर अपन जो क्रिया लिखेंगे ये सबसे पहले फिर अपन इसको बदल दो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपकी बुक में दूंगी। तो इधर लिखा जाएगा एनोड, सॉरी यहाँ पे लिखा जाएगा कैथोड और अब क्रिया ये हो जाएगी, तो इसकी भी दिशा बदल जाएगी। अब दिशा बदलने पर हम देखेंगे कि सभी दिशाएं बदल गई। जब बदल गई तो अब क्रिया में क्या बन जाता है? H2SO4 पुनः सांद्र हो जाता है। तो अब जब पुनः सांद्र हो गया तो फिर बैटरी जो है ना, मतलब PbSO4 की जो परत चढ़ जाती है एनोड तथा कैथोड पर, तो दोनों इलेक्ट्रोडों में PbSO4 की, अपन देखते हैं कि PbSO4 है ना, PbSO4 अब यहाँ पे बनने पर H2SO4 की सांद्रता बढ़ जाती है। वो विलयन की सांद्रता धीरे धीरे मतलब अच्छी हो जाने से मतलब वही स्थिति में पहुँच जाता है जिसके कारण हमें फिर से विद्युत धारा देना स्टार्ट कर देता है। तो आपके लिए आवेशित और अनावेशित यहाँ पर आपको बदलना पड़ेगा। एनोड की जगह आपको कैथोड लिखना पड़ेगा और कैथोड की जगह आपको एनोड लिखना पड़ेगा। और अब क्रियाएं ये पुनः चार्ज होने वाली हैं, तो इसमें इनको पहले इसको बाद में लिखा जाएगा पलट के, क्योंकि इनकी दिशाएं बदल जाती हैं। तो ये आपका द्वितीयक सेल हुआ। अब द्वितीयक सेल के बाद अपन आते हैं ईंधन सेल पर। तो ईंधन सेल कहलाते क्या हैं, किसे कहते हैं? आप अपनी बुक्स में एक जो चित्र दिया है उस चित्र पर ध्यान दें, क्योंकि ये चित्र मैंने नहीं बनाया है। तो सबसे पहले हम ईंधन सेल की बात करते हैं कि ईंधन सेल किसे कहते हैं। तो आजकल जो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सेल विकसित किए जिनसे हम ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। इस प्रकार की सेलों से हम ईंधन से 74% 74% रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो सामान्यतः जो ईंधन सेल हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए ईंधन का जो जलन है करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। तो इस ऊष्मा से भाप बन जाती है जिसे टरबाइनों से घुमाकर जनरेटरों की सहायता से विद्युत पैदा की जाती है। प्रक्रम बहुत ही महंगा होता है, ये केवल 40% ही दक्ष है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सेल बना दिए कि जिनसे अपन रासायनिक ऊर्जा से, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से 74% विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जितने भी जो अपने जनरेटर वगैरह हैं, टरबाइन वगैरह घुमा कर बनाते हैं, ये केवल 40% ही दक्ष है, क्योंकि ये अपन के लिए उतनी ऊर्जा नहीं दे पाते, या अपन दे देते हैं तो अपन उसका संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं, आधी ऊर्जा अपनी व्यर्थ जाती है। तो इसके लिए कुछ ईंधन बनाए, कुछ सेल बनाए जिनको अपन फ्यूल सेल बोलते हैं। ईंधन सेल है क्या? तो इनके लिए इनमें से प्रमुख जो सेल है आपका H2O2 सेल है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। अब इस सेल को देखिए कि आप चित्र में देखना, आपको 2 इलेक्ट्रोड दिखेंगे। ये काय के होते हैं? कार्बन के। मतलब इसमें इनको बोलते हैं कि 2 सरंध्र कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम का तो तार लिपटा रहता है। अब प्लेटिनम का तार लपेट दिया तो प्लेटिनम की तार का कार्य क्या है? ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या का कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में हम अम्लीय क्षार भर देते हैं। अम्ल क्षार इसलिए भर देते हैं क्योंकि ये विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। तो फिर इसमें दोनों तरफ से छिद्र होते हैं। तो ऊपर की तरफ एक तरफ से हाइड्रोजन गैस और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर अम्लीय विद्युत अपघट्ट होने से जो सेल पर निम्नलिखित अपक्रिया होती हैं वो अपन देखते हैं क्या। तो अपन पहले ईंधन सेल को दोबारा सुने कि ईंधन सेल क्या कहलाते हैं। मतलब वे सेल जिनसे रासायनिक ऊर्जा, मतलब जो ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा है उससे हम 74% विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं।
ईंधन सेल कहलाते हैं। इन सेल में ईंधन सेल में सबसे अच्छा ईंधन सेल H2O2 ईंधन सेल है। इसमें कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम का तार लिपटा रहता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। इनके बीच में अम्लीय क्षार भर दिया जाता है जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। इनके एक तरफ से हाइड्रोजन गैस और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो इनके इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अपक्रियाएं निम्न प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले एनोड पर जो हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो अपन ऑक्सीकरण में अपन यहाँ पे देख सकते थे हाइड्रोजन के 2 धनायन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 4 आयन क्यों लिखे हैं ये आपको अगली अपक्रिया से पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन होती है इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है। जब इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो ऑक्सीजन उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, जल बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन 4 हो जाती है। 4 होने के कारण अपन यहाँ पे 4 आयन 4 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। तो फिर अपन जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए तो ये ऑक्सीजन के द्वारा अपचय किए जाते हैं। मतलब कैथोड पर निम्न प्रकार की अपक्रिया हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आयन से आयन अपन काट देंगे तो अपक्रिया संपूर्ण सेल अपक्रिया किस प्रकार होगी? संपूर्ण सेल अपक्रिया में अपन 2s2 प्लस O2 बचा, तीर के निशान, फिर केवल यहाँ पे 2s2 बचा। इस प्रकार इस सेल जो अपक्रिया होती है इसमें जो कैथोड पर जो अपचयन होता है उसके लिए 1.229 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जो हाइड्रोजन एनोड पर जो हाइड्रोजन वाला हुआ ना इसके लिए 0 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि कैथोड पर क्या होती है 1.99 वोल्ट की। तो अपन एनोड माइनस कैथोड कर देंगे और कैथोड माइनस एनोड कर देंगे, आपकी विद्युत ऊर्जा का मान निकल आएगा। इस प्रकार आज आपका ईंधन सेल खत्म हुआ। इसके बाद अपन जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप अपना फील्ड वर्क कंप्लीट करते जाओ। अगर किसी समस्या का समाधान करना हो तो विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।